चलिए पहले मैं देख लेता हूँ, हाँ सही से। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 86, द टाइप ऑफ कैपिंग used for winding rope shall withstand a load of। ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। जो आपका कैपिंग है, जो आप कैपिंग कर रहे हैं, मैंने बताया था ना, कैपिंग जो आगे का पोर्शन काट के जो आपका लोड का पोर्शन रहता है, जैसे आपका मान लीजिए केज है, तो केज आपका, ये आपका सेफ्टी डिवाइस रहता है और इसके साथ रोप अटैच रहता है। तो हम क्या करते हैं, आगे के पोर्शन को काट करके व्हाइट मेटल भरते हैं, तो उसको पूरा प्रोसेस को हम कैपिंग बोलते हैं। जो आप रोप की, वाइंडिंग रोप की जो आप कैपिंग करते हैं, तो वह स्टैटिक लोड के, ठीक है, जो आपका वाइंडिंग रोप का लोड कितने टाइम्स होना चाहिए स्टैटिक लोड के? 3 times the maximum static load, 10 times the maximum static load, 2 times the maximum static load, 4 times the maximum static load, none of the above। ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, आप ही लोग में से कोई बताएगा। चलिए फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कितना होना चाहिए आपका स्टैटिक लोड का, कितना टाइम्स होता है? 3 टाइम्स, 10 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स? देखिए इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86। ठीक, द राइट आंसर इज बी इज द राइट आंसर। क्लास में हुआ क्वेश्चन है कि आपका जो रोप, जो आप कैपिंग करते हैं, तो वो कैपिंग की जो मजबूती है, ठीक है, कितना होना चाहिए? द टाइप ऑफ कैपिंग यूज फॉर वाइंडिंग रोप शैल बी स्टैंड ए लोड ऑफ, कितना, कितना लोड उठाएगा? 10 टाइम्स ऑफ स्टैटिक लोड। तो मैंने आपको क्लास में ये चीज बताया था कि दो प्रकार के लोड होते हैं, एक होता है स्टैटिक लोड, एक होता है काइनेटिक लोड। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो स्टैटिक लोड का मतलब क्या हो गया? जो आपको जब स्टैंडिंग पोजीशन पे आपका रोड है, ठीक है, तो रोप है, उस समय जो भी आपके लोड लग रहे हैं, जैसे कि केज का लोड, आपका रोप का लोड, ठीक है, इसके अलावा आप में का जो मैन पावर, जो लोड, जो भी आपका लोड दे रहा है, चाहे वह कोयले ट्रांसपोर्ट के लिए है, चाहे वह मैन पावर है, तो ये सब स्टैटिक लोड के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये आपका रेगुलेशन का पूछा गया सवाल है, ये लगभग आपका 20 नंबर रेगुलेशन का हो गया, मतलब लोग टोटल 20 सवाल आ गए। क्वेश्चन नंबर 87, बताइए भाई, आप ही लोगों को बताना है इस क्वेश्चन को भी। डिवाइस दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट द केज फ्रॉम falling back in the shaft during overwinding। इनमें से कौन सा सेफ्टी डिवाइस है जो कि ओवरवाइंडिंग के केस में वापस से, ठीक है, केज को शाफ्ट में नहीं जाने देता? डिटैचिंग हुक, सेफ्टी कैचेस, कैप्स, टिल्टेटर, हिंज प्लेटफॉर्म। मतलब ये तो, ये हिंज प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया था किस में होता है, दो प्रकार की वाइंडिंग बताया था, एक फ्रिक्शन वाइंडिंग और एक क्या थी? दो प्रकार की वाइंडिंग थी ना, एक फ्रिक्शन वाइंडिंग और एक ड्रम वाइंडिंग। ठीक है, तो फ्रिक्शन वाइंडिंग में हम हिंज प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। नन ऑफ द अबव। बताइए भाई, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि ओवर वाइंडिंग के केस में केज को वापस में शाफ्ट में नहीं जाने देता है? फॉलिंग बैक मतलब कि शाफ्ट में नहीं गिरने देता। बोलिए, क्लास में स्टूडेंट सभी जुड़ गए हैं? क्वेश्चन नंबर 87। भैया देखिए, ओवर वाइंडिंग के केस में मैंने आपको क्या बोला था कि आपका जो है सेफ्टी कैचेस लगा रहता है। सेफ्टी कैचेस नहीं लगा रहता? आपको ये चीज बताया हूं मैं कि जब आपका केज ऐसे रहता है, ठीक है, तो सेफ्टी कैचेस ये साइड साइड में ये कैसे रहता है, ऐसे करके, ये ऐसे, क्योंकि ये ऐसे, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये अड़ जाता है ऐसे करके, सेफ्टी कैचेस। ठीक है, द राइट आंसर इज सेफ्टी के, जैसे बताया हुआ क्वेश्चन है, ये आप लोगों की ओर से आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए,
ब्लैंक इज नॉट इंट्रिकली सेफ, इसमें से कौन सा जो सिस्टम है वह इंट्रिकली सेफ नहीं है? नॉट इंट्रिकली सेफ, इंट्रिकली सेफ, ठीक है, बताना है आपको। तो बेल, सिग्नलिंग वायर, टेलीफोन, रिमोट कंट्रोल, कोल ड्रिल। क्वेश्चन नंबर 88। इंट्रिकली सेफ का सबसे पहले क्राइटेरिया क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। इंट्रिकली सेफ एपरेटस किसे कहा गया है, पहले ये बताइए। भाई देखिए, क्वेश्चन आंसर राउंड में आप लोगों की सहभागिता बहुत जरूरी है। देखिए, आपका जो बेल है, सिग्नलिंग डिवाइस है, टेलीफोन है, रिमोट कंट्रोल है, ये चारों के चारों ही आपका इंट्रिकली सेफ एपरेटस। आप एज पर सीईए कितना होना चाहिए वोल्टेज? 30 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम्म, ये दिख रहा होगा सभी को। पोर्टेबल हैंड लैंप इन अंडरग्राउंड 30 वोल्ट, हैंड हेल्ड पोर्टेबल एपरेटस 125 वोल्ट। तो इसमें आप देख लीजिएगा इंट्रिकली सेफ एपरेटस का जो है। और ठीक है, तो कोल ड्रिल जो है, ई, कौन सा, ये सारे का सारा आपका जो बेल है, बेल मतलब ऊपर से जैसे हमको जब दो प्रकार से, एक मैकेनिकल सिस्टम लगा रहता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ठीक है, जब ऑन सेटर और क्या नाम है, बैंक्समैन को एक दूसरे को जब रिंग बजानी रहती है तो बेल से बजाता है। ठीक है, तो बेल हो गया। सिग्नलिंग वायर हो गया, दो वायर ऐसे पैरेलल चलते हैं हॉलेज रास्ते में, दोनों को लगा के हम सिग्नल देते हैं जहाँ घंटी देना पड़ता है, रास्ते में कहीं रोकना है तो। टेलीफोन और रिमोट कंट्रोल, ये सारे के सारे इंट्रिकली सेफ एपरेटस है, सिर्फ कोल ड्रिल को छोड़ करके। ठीक है, क्योंकि इसका जो वोल्टेज है कोल ड्रिल का, वह ज्यादा होता है। कोल ड्रिल इंट्रिकली सेफ नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 89। द फीडर, ये फीडर है, ये गलत लिखा हुआ है। और ब्रेकर, एक्चुअल में ये है फीडर ब्रेकर। फीडर ब्रेकर, फीडर ब्रेकर क्या क्या काम करता है? देखिए, फीडर ब्रेकर क्या काम करता है कि आपका कुल मिलाकर के कोयले को लोड करता है। ठीक है, कोयले को इसमें लोड किया जाता है। ठीक, फिर इसमें आपका दो बॉल लगे रहते हैं, सिलेंड्रिकल बॉल। ठीक है, और उस सिलेंड्रिकल बॉल में आपका क्या लगा रहता है, टीथ लगा रहता है। ठीक है, ये टीथ लगा रहता है, और इस टीथ के बीच में कोयला, आप जैसे ही इसमें बंकर टाइप का पोर्शन रहता है, कोयला इसके बीच में आता है तो उसे तोड़ देता है। तो क्या काम करता है? लोड प्लस ब्रेक प्लस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फीडर ब्रेकर, फीडर से आप देखिए नाम से ही समझ में आ रहा, फीडर मतलब कोई चीज हम फीड कर रहे हैं, डाल रहे हैं उसमें। फीडर ब्रेकर तो लोड कर रहे हैं, तो लोड होता है। क्या क्या काम होता है उसमें? द फीडर ब्रेकर, फीडर ब्रेकर क्या काम है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें लोड करते हैं कोयला को, बंकर के रूप, बंकर बहुत बड़ा बंकर रहता है। ठीक है, उसके बाद हम ब्रेक करते हैं और उसे फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो इसका जो काम है दैट इज सी, लोड ब्रेक्स एंड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफर कोल, ट्रांसफर कोल। ठीक है, तो ये एक्चुअल में एक दो तीन। अब यहाँ पास आप देख सकते हैं, डायग्राम में मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, फीडर ब्रेकर,
ये देखिए ऐसा होता है फीडर ब्रेकर। जैसे ये देखिए, ये आया। इसके भी ये देखिए, यहाँ पास आप ध्यान से देंगे तो ये आपका बंकर टाइप का रहता है। ठीक है। और ये आप बड़ा सा बंकर, आप कोयला जिसमें डालते हैं, लोड होता है। और ये इसमें चेन लगा रहता है। ठीक है। और ये चेन से आपका जो चेन स्प्रॉकेट है, चेन वाला, तो ये कोयले को आगे की ओर बढ़ाता है। और जैसे ही आगे को बढ़ाता है तो कोयला यहाँ आता है। तो ये देखिए, जो दाता लगा हुआ है आगे में, दिख रहा है दाता? ये दांत लगे हुए हैं। ठीक है। ये टीथ के द्वारा कोल को ब्रेक किया जाता है। ठीक है। और फिर उसे आगे में आपका कन्वेयर सूट होता है, सूट के द्वारा हम कन्वेयर बेल्ट में डालते हैं। और कन्वेयर बेल्ट के द्वारा हम उसे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। तो एक प्रकार से ये क्रसिंग का काम करता है कोयले को। कोयले के क्रसिंग के काम को ही हम नाम दे रहे हैं फीडर ब्रेकर। तो द राइट आंसर इज लोड ब्रेक्स एंड ट्रांसफर द कोल। समझ में आया? जैसे कि मान लीजिए आपका ये बड़ा सा एक बंकर हुआ। ठीक है। इस बंकर पे हमने ये ऐसा थोड़ा सा बंकर, आप समझिए, ये आपका बंकर हुआ। ठीक है। यहाँ पास से आपकी टिपल लगा और इसमें लोड किए। अब इसी में क्या रहता है, फ्लाइट बार, ऐसे चेन लगे रहता है। ऐसा चेन फ्लाइट बार लगे रहता है, लंबा लंबा। ठीक है। मोटर ऑपरेटेड, यहाँ पास आपका मोटर बैठा रहता है। और ये यहाँ पास आपका चेन लगे रहता है। ठीक है। और ये इस जगह पे आपका फीडर, ये क्या नाम है, ये पूरा सिलेंड्रिकल शेप का। ये सिंगल सिलेंड्रिकल, वैसे हमारे यहाँ जो माइंस पे लगा है वह डबल सिलेंड्रिकल लगा है। ठीक है। दोनों सिलेंडर में आपका क्या होता है, दाता लगा हुआ रहता है। ठीक है। टीथ लगा हुआ रहता है। तो जैसे ही ये कोयले को आगे ले जाएगा तो इनके बीच में आएगा, तो ये पूरा का पूरा क्रश कर देता है, उसे फीड कर देता है, छोटा छोटे टुकड़ों में बांट देता है। ठीक है। और इसी के आगे आपका सूट नीचे की ओर रहता है। यहाँ सूट से कोयला जा करके कहाँ चले जाता है, कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से। अगर आप यूट्यूब में भी देखना चाहते हैं तो आप उसमें भी देख सकते हैं। 2 मिनट में आपको यूट्यूब में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए फीडर ब्रेकर डायग्राम ही में देखिए, तोड़ करके। यूट्यूब में दिख रहा होगा सभी को। देखिए, और ये जो मटेरियल को आगे कौन ले जा रहा है, ये चेन लगा हुआ है नीचे में। ये चेन लगा है, देखिए, ये देखिए, ये चेन दिख रहा है। ये चेन है, ये देखिए, ये चेन लगा हुआ है ना, फ्लाइट बार है, ये चेन है। चेन उसे आगे की ओर ले जा रहा है। और तोड़ करके नीचे में सूट रहता है। और सूट के द्वारा ही वह आपका ये लगा है। ठीक है। तो इसका क्या काम है, लोड ब्रेक एंड ट्रांसफर द कोल। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 आपकी ओर से आना चाहिए। ये क्लास में कई बार ये क्वेश्चन हो चुका है। आप लोग जवाब आज एक भी क्वेश्चन का नहीं दे रहे हैं। विच रिले is used to detect and protect the internal fault of transformer। रिपीटेड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, इसी पेपर में दोबारा आ गया है, और ये 2015 का रिपीटेड क्वेश्चन है। विच रिले इज यूज टू डिटेक्ट एंड प्रोटेक्ट इंटरनल फॉल्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। बुचोज रिले, डायरेक्शनल रिले, थर्मल रिले, डिस्टेंस रिले, नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन हुआ है, बताइए भाई। कौन सा रिले है जो ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट को डिटेक्ट करता है और उसे प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है? ABCD बताया हुआ क्वेश्चन है, क्लास में हुआ है, कल भी बताया हूं मैं। बताइए, बनवारी लाल जी, मजहर जी, संजय तिवारी जी, पार्था रॉय गुप्ता जी। चलिए, दैट इज ए बुचोज रिले। इसके बारे में मैंने आपको डीपली बताया था।
ठीक है, चलिए। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ लिक्विड इनटू फाइन ड्रॉपलेट्स बाय स्प्रेइंग इज कॉल्ड। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ लिक्विड इनटू फाइन ड्रॉपलेट्स बाय स्प्रेइंग इज कॉल्ड। इसे क्या बोला जाता है? वेपोराइजेशन, कार्बोरेशन, आयोनाइजेशन, इंजेक्शन, एटमाइजेशन। देखिए, ये चीज मैंने नहीं बताई है। क्या होता है जब हम ये करते हैं, बोला जाए तो वेपर्स को, जैसे लिक्विड है, ठीक है, जब हमें स्प्रिटलिंग करना रहता है, स्प्रेइंग करना रहता है, तो हमारा जो लिक्विड है उसे कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तभी हम स्प्रे करते हैं। ठीक है, चाहे हमारा वाटर दूर दूर तक स्प्रे हो सके। ठीक है, छोटे छोटे कण पे जाएगा, वरना पानी एक जगह पे धार पे जाएगा तो क्या होगा, ये हर जगह पे क्या कभी भी पूरी तरीके से वाटर स्प्रिटलिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए स्प्रेइंग किया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम एटमाइजेशन कहते हैं, दैट इज एटमाइजेशन। ठीक है, तो आप इसे अगर लिखना चाहें तो नोट्स बनाकर लिख लीजिए, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन आंसर माध्यम से कुछ चीजें पता चलती हैं। इसमें ये लिख लीजिए, व्हेन ए लिक्विड जेट is broken down into more or less fine droplets is called atomization। एटमाइजेशन ATAM नहीं है, ATOM। ठीक है, ATOM, एटमाइजेशन। ठीक है, एटम्स, छोटे छोटे एटम्स होते हैं ना, जैसे उसके फॉर्म पे तोड़ने को कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका हुआ है, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम रोप स्पीड ऑफ वाइंडर व्हाइल एग्जामिनिंग द रोप एवरी 7 डेज। ठीक है, जब आप हर 7 दिन में एक बार तो रोप का इंस्पेक्शन करेगा, एग्जामिन करेंगे, तो उस समय आप मैक्सिमम रोप की स्पीड वाइंडर में कितनी होनी चाहिए? 0.5 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 1.5 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड। रेगुलेशन से इनडायरेक्टली बोलूँ, देखिए डायरेक्ट तो ये डायरेक्ट सवाल है 21, और इनडायरेक्टली मुझे लगता है कि 30 से 35 सवाल आ चुके हैं कुछ रेगुलेशन से। 92। बोलिए भाई, आज आप लोग कोई भी आंसर नहीं बता रहे हैं। द राइट आंसर इज द सेंटर। आप अगर जब रेगुलेशन उठाएंगे तो देखिए 7 दिन में एक बार आपको एग्जामिन करना है। ठीक है, वाइंडिंग रोप का एग्जामिन करना है। तो उस समय जब एग्जामिन करेंगे तो आपका जो रोप का स्पीड है ये होना चाहिए B 1 मीटर, 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड होनी चाहिए, और उसके अनुसार ही आपको वाइंडर में क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है। ठीक है, रोप का कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा किया जाएगा, जी बिल्कुल। What type of monitor shall be installed on roof bolting and cutting machines? ठीक है, continuous miner, long wall face equipment, loading machine and other mechanized equipment used to extract or load coal। कौन सी मैग्नाइजेशन होना चाहिए? व्हाट टाइप ऑफ मॉनिटर आपको लगा, किस टाइप का मॉनिटर इंस्टॉल होना चाहिए हर उस मशीन में जो कि कोल कट कर रही हो, या रूफ बोल्टिंग कर रही हो, कंटीन्यूअस माइनर हो, या लॉन्ग वॉल इक्विपमेंट्स हो, या जो भी फेस की मशीनें हैं। ठीक है, जो भी कोल कट कर रही हैं, जिनका भी ड्रिफ्ट करने, जैसे कि आपका रूफ बोल्ट कर रही हैं, ठीक है, जहां पास भी, तो कौन
किस टाइप का मॉनिटर लगा होना चाहिए? क्वेश्चन समझ रहे हैं कि जब आपके पास जो भी मशीन है, जो भी फेस में काम कर रही है, कटिंग मशीनें, चाहे वो कंटीन्यूअस माइनर हो, लॉन्गवॉल इक्विपमेंट्स हो, लोडिंग मशीन्स हो, ठीक है, या फिर आप जो रूफ बोल्टिंग कर रहे हैं, तो उस समय भी आप क्या ड्रिल करेंगे, तो वह सारी मशीनों में इनमें से कौन सा मॉनिटर लगना चाहिए जो ऑक्सीजन डिटेक्ट कर सके, हाइड्रोजन डिटेक्ट कर सके, नाइट्रोजन डिटेक्ट कर सके, मीथेन डिटेक्ट कर सके, कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्ट कर सके? बताइए भाई। एकदम आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि हम सारी मशीनों में एक ही डिटेक्शन लगा होना चाहिए, दैट इज मीथेन, CH4। रोटामीटर इज ए यूज्ड फॉर मेजरिंग। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। रोटामीटर, रोटामीटर का उपयोग क्यों किया जाता है या फिर किसके लिए किया जाता है? डिस्चार्ज, डेंसिटी, विस्कोसिटी, वेट, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, रोटामीटर एक प्रकार का इक्विपमेंट है। वह क्या करता है, मैं आपको बता चुका हूं कि AV बराबर कांस्टेंट, ठीक है, मतलब कि एरिया मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी बराबर के कांस्टेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने एरिया बढ़ा दिया तो आपका वेलोसिटी कम हो जाएगा, और अगर आपने वेलोसिटी बढ़ा दिया तो आपका एरिया कम है। ये क्या बोल रहा हूं मैं, इसे समझिएगा। देखिए, ये जैसा कि ये फ्लो है, ये मान लीजिए आपके पास कोई एक पाइप है जहां से पानी का फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसको आप ऐसे मत समझिए, ये ऐसे समझिए, ठीक है। ये आपका, ये वाला जो पॉइंट है ये A1 है, और ये आपका पॉइंट है A2, A2। तो आपका जब पानी यहाँ से फ्लो होगा, ठीक है, तो यहाँ से जब पानी फ्लो होगा तो यहाँ पास का एरिया कम है। अब संकीर्ण जगह होने पर आपका यहाँ पास क्या होगा, वेलोसिटी V1 है, ठीक है। और जब आगे की ओर जाएंगे तो आपका क्या हुआ, एरिया, यहाँ पास का एरिया कितना था, इतना ही बड़ा था। यहाँ पास का A2 जो ऊपर पॉइंट डाला उसका एरिया कितना बड़ा, इतना बड़ा है। तो यहाँ पास क्या है, वेलोसिटी यहाँ हाई थी, तो यहाँ की वेलोसिटी हो जाएगी V2, ठीक है। लेकिन, ठीक है, यहाँ पास एरिया कम था, तो हम ये बोल सकते हैं ना, A1 मल्टीप्लाई बाई V1 इज इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई बाई V2। ये दोनों बराबर होंगे, क्यों? कि यहाँ पास एरिया जरूर कम था लेकिन वेलोसिटी ज्यादा थी, और लेकिन इस जगह पे क्या था, वेलोसिटी भले कम है लेकिन एरिया ज्यादा हो गया। तो ये जगह पे, ये जगह पे पानी का जो फ्लो है क्या है, कांस्टेंट होगा। तो यही मैं बोलता हूँ कि एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट, किस कंडीशन में, इन द कंडीशन ऑफ फ्लो, ठीक है, डिस्चार्ज। तो ये जो रोटामीटर है ना, ये इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। इसी प्रिंसिपल पर आपका रोटामीटर काम करता है, जो कि क्या मेजर करता है, फ्लूइड डिस्चार्ज। क्या मेजर करता है, फ्लूइड डिस्चार्ज, दैट इज A। चलिए, अब मैं रोटामीटर क्या होता है इसे आपको नेट पे दिखाता हूँ कैसे लगाया जाता है। रोटामीटर, देखिए, ये देखिए, ये दोनों पाइप के दो कनेक्शन के बीच में लगा दिया जाता है। ये देखिए, इसको भी आप कहीं भी देख लीजिए। ये देखिए, ये भी एक, ये रोटामीटर, ये देखिए, यहाँ का आपका एरिया, यहाँ से पानी का फ्लो यहाँ पास से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, और एक कनेक्शन यहाँ दे दिया जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पास आपका एरिया ज्यादा है पाइप का, और उसके बाद पानी का फ्लो मोटर के द्वारा दिया जाता है। तो यार, यहाँ पास एरिया का ज्यादा है, यहाँ एरिया कम है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका रोटामीटर इसी में, इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। एक जगह मैं आपको पाइप से दिखा हुआ भी दिखाता हूँ, ये है क्या, ये देखिए, इसमें भी वही काम किया गया है। ये स्क्रू से एक पाइप को जोड़ दिया गया और यहाँ से एक ठो, और ये देखिए यहाँ पास
और पतला सा एक इसका ब्रास का एक ये डाल दिया गया, तो यहाँ से पानी आया तो यहाँ का एरिया ज्यादा है, नीचे जाते जाते और पेंसिल नुमा होते जा रहा है, पतला होते जा रहा है ना, तो ऐसा हो गया बस। इसी को हम रोटामीटर बोलते हैं। चलिए, इसको तो आपको बताना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 95, वोल्टेज शुड नॉट एक्सीड द हैंड हेल्ड apparatus देन। बोलिए भाई। हैंड हेल्ड apparatus के लिए आपका वोल्टेज कितना होना चाहिए? ये आपका सीईए से, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी 2010 के जो मेरा नोट्स है उसमें दिया हुआ है, वोल्टेज फॉर हैंड हेल्ड पोर्टेबल apparatus। आप आ जाइए, ये देखिए लिखा हुआ है हैंड हेल्ड पोर्टेबल apparatus कितना है, 125 वोल्ट। तो दैट इज सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द मेगर voltage for testing of insulation not exceeding 650 वोल्ट। बोले भाई, वोल्टेज कितना होना चाहिए? पहले बात बताइए, मेगर क्या होता है? मैंने इसी के उसमें बताया था, मेगर का दूसरा सवाल आ गया ये। व्हाट इज मेगर? मेगर क्या होता है? किसी कुछ नॉलेज है तो बोलिए, कि फिर मैं बताऊंगा नहीं तो। देखिए, मेगर एक्चुअल में क्या होता है कि आपका जो इंसुलेशन लगा रहता है, तो इंसुलेशन का बीच का रेजिस्टेंस कितना होता है इंसुलेशन का। जैसे आपका ये आपका लाइव वायर है जहां से करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके ऊपर आप इंसुलेटर लगाए रहते हैं, मतलब कोई प्लास्टिक एक कवर लगाए रहते हैं, ठीक है। तो इस कवर जो लगा रहता है ना, तो मैं आपसे वही बोल रहा हूँ, ये जो कवर लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका कितना, जो आपका इंसुलेटर लगा रहता है, ठीक है, उसका कितना रेजिस्टेंस है, उसको नापा जाता है मेगर से। तो इसमें पूछ रहा था मेगर वोल्टेज फॉर टेस्टिंग ऑफ इंसुलेशन नॉट एक्सीडिंग 650 वोल्ट। इसका मतलब कि उसका वोल्टेज कितना होगा, 1000 वोल्ट, 500 वोल्ट, 300 वोल्ट, 250 वोल्ट, 450 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है, तो नॉट एक्सीडिंग 650 वोल्ट, ठीक है, तो ये हो जाएगा 500 वोल्ट। बी इज द राइट आंसर। मतलब जो मेघर आपका, मान लीजिए कि मेघर अलग अलग वोल्टेज का आता है, मान लीजिए अगर वो मेघर आपका बोल दिया 250 वोल्ट, ठीक है, तो हम 50 से 100 वोल्टेज कम लेके चलते हैं। जैसे 650 वोल्ट है, तो 500 वोल्ट तक का ये मेघर टेस्टिंग कर सकता है। अब मान लीजिए कि अगर हम 1200 लगभग मतलब कि 1200 वोल्ट का अगर हम लेके चलते हैं, ठीक है, 1250 वोल्ट का, तो ये जो मेगर है वह ज्यादा से ज्यादा 1000 वोल्ट का ही कंसीडर कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो जितने आपका वोल्ट है, ठीक है, जितना भी आपका मेगर का जो भी आपने वोल्टेज रखा हुआ है, तो कितने तक का वोल्टेज हुआ है नाप सकता है। तो यही आपको दिया हूं मैं कि मेगर का अगर वोल्ट आपका 650 वोल्ट है, तो 500 वोल्ट तक का वह इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिफरेंस दे सकता है, वोल्टेज डिफरेंस। तो यही चीज आपसे पूछ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 97 फिर से आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, पहले भी हुआ है, कि स्टैटिक लोड ऑन वाइंडिंग रोप कंसिस्ट, मैंने आपको जो बताया था, स्टैटिक लोड और काइनेटिक लोड क्या होता है। ठीक है, स्टैटिक लोड मतलब वह खड़ा है नॉर्मल एक जगह पर, तब उस वाइंडिंग पे क्या क्या लोड पड़ रहे हैं। केज और स्किप एंड इट्स कंटेंट, ठीक है, रोप अटैचमेंट लाइक सस्पेंशन चेन डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट सेफ्टी हुक रोप कैपल, वेट ऑफ रोप सस्पेंडेड इन शाफ्ट, ऑल ऑफ दिस नन ऑफ दिस।
बताइए भाई, 97 एकदम आसान सा सवाल है, क्लास में हुआ क्वेश्चन है। तो मेरे अनुसार स्टैटिक लोड क्या होता है? यह सारा का सारा, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, ऑल ऑफ दिस, तीनों ही। स्टैटिक लोड और काइनेटिक लोड के बारे में मैंने अभी क्लास में भी स्टार्टिंग में भी बताया है कि स्टैटिक लोड का मतलब वह लोड हो गया जो कि जब वह केज अपनी जगह पे खड़ा है तो उसमें कौन कौन से वेट, ठीक है, लोड उसे झेलने पड़ रहे हैं। वह खड़ा है तो आपका रोप का, ठीक है, रोप का लोड हो गया, फिर आपका केज का हो गया, स्किप का हो गया, ठीक है। इसके बाद उसमें जो सेफ्टी वो लगा है, सेफ्टी डिटैचिंग हुक, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट, सस्पेंशन चेन और सेफ्टी हुक, ये सारे का रोप कैपर, ये सब हो गया। फिर वेट ऑफ रोप सस्पेंडेड इन शाफ्ट, फिर आपका शाफ्ट में जो रोप सस्पेंड है, ठीक है, उसका वेट हो गया, ठीक। तो डी, ऑल ऑफ दिस। संजय कुमार तिवारी जी ने बड़ी देर में एक आंसर बताया है, डी। संजय कुमार तिवारी जी, इससे ऊपर के सवाल भी तो कई सारे मेरे लास्ट में पढ़ाए हुए क्लास के थे, तब आपने नहीं बताया, बड़ी देर बाद आपने दिया है आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, अच्छा सवाल है। A large diameter of alternator is running at slow speed will be having, एक large diameter of alternator is running slow speed will have, पहले तो what is alternator, what is alternator, पहले इस सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद हम आगे कुछ कर पाएंगे। देखिए, अल्टरनेटर क्या होता है? अल्टरनेटर का मेन जो काम है ना, देखिए, ये जैसे हो गया आपका ट्रांसफार्मर, ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब इस ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आप सप्लाई देते हैं, ठीक है, तो इसमें ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स में जहां जहां आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि अल्टरनेटर को एक प्रकार से हम दूसरा नाम बोलते हैं सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर। और जनरेटर का शब्द का मतलब होता है कोई चीज जनरेट करना, पैदा करना, ठीक है। तो ये जो अल्टरनेटर जो काम करता है ना, सबसे पहले लिखिए इसमें अल्टरनेटर, पहले एक पॉइंट लिखिए आप, एक नोट्स बनाइए, अल्टरनेटर, उसके बाद मैं समझाता हूँ। अल्टरनेटर पहला पॉइंट उसके अंदर लिखिए, ये इलेक्ट्रिकल का ही है, समझते चलिए। अल्टरनेटर पहला पॉइंट लिखिए, अल्टरनेटर इज आल्सो नोन एज, ठीक है, आल्सो known as सिंक्रोनस जनरेटर, दोनों का एक ही मतलब है। दूसरा, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है,
लिख लिया अभी। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये क्या होता है कि जब इसमें फ्लक्स लिंक करता है, कंडक्टर जब आपका होता है ना, जब आप कंडक्टर से चार्ज देते हैं तो कंडक्टर क्या होता है, चेंजेस होता है, ठीक है। व्हेन द फ्लक्स लिंक्स ए कंडक्टर चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वह जनरेट होता है कंडक्टर में, ठीक है। उसके बाद जब व्हेन आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ अल्टरनेटर सब्जेक्टेड टू द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, द वोल्टेज विल बी जनरेट इन द आर्मेचर वाइंडिंग। उस समय क्या होता है कि आपका ये ट्रांसफार्मर हुआ, ठीक है। तो उससे पहले क्या होता है कि यहाँ पास जनरेटर, जनरेटर में कुछ चीज जनरेट करता है, तो जनरेट कैसे करेगा, तो उसमें आपका फ्लक्स, जो एक शब्द आता है फ्लक्स, ये फ्लक्स क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी किसी चीज में सप्लाई करते हैं तो वहां एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। वह फ्लक्स में, जब आपका एक फ्लक्स जनरेट होता है तो वह फ्लक्स क्या करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को इंड्यूस करता है उस कंडक्टर में, ठीक है। और जो आपका आर्मेचर वाइंडिंग होता है ना, जो आपका ये वाइंडिंग होता है ना, तो वाइंडिंग का जो आपका आर्मेचर वाइंडिंग है दोनों तरफ से, ये आपका आर्मेचर वाइंडिंग रहता है ना, पूरा कॉपर की वाइंडिंग रहती है। तो जो आपका आर्मेचर वाइंडिंग में जब अल्टरनेटर को आप सब्जेक्ट करते हैं, लगाते हैं अल्टरनेटर को, जैसे अल्टरनेटर मतलब आपका वहां पास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और जैसे ही वो आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो क्या होगा कि वहां पास वोल्टेज डिफरेंस पैदा हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं द वोल्टेज विल बी जनरेट इन द आर्मेचर वाइंडिंग। तो वहां से आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनना चालू हो जाएगी। तो द लार्ज डायमीटर ऑफ अल्टरनेटर इज रनिंग एट स्लो स्पीड, अगर आपका बहुत लार्ज डायमीटर है, ठीक है, अल्टरनेटर है, जो द लार्ज डायमीटर ऑफ अल्टरनेटर इज रनिंग एट स्लो स्पीड, तो उसमें क्या होगा, रोटेटिंग अल्टरनेटर, rotating field with smooth cylindrical rotor, rotating field with silent pole rotor, rotating armature with field। क्वेश्चन नंबर 98। सर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको अभी आप लोग समझ नहीं पाए हैं। समझ में आ रहा कि नहीं, पहले ये बताइए, जो मैंने समझाया वो समझ में आया कि नहीं आया, तब फिर नहीं तो आगे, नहीं तो इसको हमें दूसरा फिर से समझाओ। क्वेश्चन नंबर 98, क्योंकि अगली बार जो क्वेश्चन आएगा वह ये बोलेगा कि ये लार्ज डायमीटर ऑफ अल्टरनेटर इज रनिंग एट हाई स्पीड, तब क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, थोड़ा बहुत घुमाया जाता है क्वेश्चन पेपर को बस। यस या नो में चैट सेक्शन में लिखिए, संजय कुमार तिवारी क्लास में है और बाकी स्टूडेंट्स हैं, वह मुझे यस या नो में लिख के दें। हाँ, संजय कुमार तिवारी जी ने लिखा है, चलिए संजय जी, कोई बात नहीं, मैं इसे आपको समझाता हूँ। क्या होता है देखिए, ये इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी आपको प्रॉब्लम्स आए उससे बोलते रहिए, आप बोलेंगे नहीं तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि क्या हो क्या रहा है। चलिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 98 है ना, 2 मिनट संजय जी, इसे अभी छोड़ दीजिए। ये अभी मैं इलेक्ट्रिकल का पोर्शन सिलेबस में जब अभी और कराऊंगा ना, क्या है कि अभी इसमें देखिए, इसमें आपको क्या क्या समझाना पड़ेगा। इसमें फ्लक्स समझाना है, फिर आपको इलेक्ट्रो ईएमएफ समझाना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मेरे हिसाब से जो आपकी इलेक्ट्रिकल की क्लास हो चुकी है, जो मेरे द्वारा पढ़ाई गई थी, उसको आप लोगों ने देखा नहीं है कि फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ईएमआई
सिर्फ आपका बैंक में नहीं चलता, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये तीनों शब्दों को समझाना पड़ेगा, उसके बाद आप इन चीजों को समझेंगे। तो 98 नंबर क्वेश्चंस को हम करेंगे बाद में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 99 भी छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी मैं सर्किट ब्रेकर्स की क्लास लूंगा। क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिकल पोर्शन में बहुत ज्यादा कमजोर है, ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर पहले क्या होता है देखिए, सर्किट ब्रेकर आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है, कंप्रेस्ड एयर सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है, और आपका एयर सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है। ऐसे करके 3-4 सर्किट ब्रेकर होते हैं। तो सर्किट ब्रेकर की एक क्लास लूंगा, तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 99 हम करेंगे। इलेक्ट्रिकल पोर्शन में आप जाके एक बार देखिए, वहां पर काफी कुछ पढ़ाया गया है, तब फिर आप, ये कैपेसिटर बैंक इज यूज्ड, अब यही बात है, कैपेसिटर बैंक इज यूज्ड टू प्रोड्यूस, एक्चुअल में दैट इज पावर फैक्टर बी, ठीक है। लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग अभी इसको पढ़े नहीं है। कैपेसिटर का काम क्या होता है, जैसे आपका एक कैपेसिटर मतलब आप जो घर से मोबाइल चार्जर चार्जिंग के लिए लेके जाते हो, क्या है? एक प्रकार का कैपेसिटर है। जो आप नहीं बोलते हैं पावर बैंक, पावर बैंक बोलते हैं ना, पावर बैंक। पावर बैंक का मतलब क्या है? वह कैपेसिटर है। कैपेसिटर में क्या रहता है, दो प्लेट्स लगे रहते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है, निगेटिव प्लेट, इसके बीच में वोल्टेज डिफरेंस हम पूरा चार्ज करके रख देते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार का पावर बैंक, पावर बैंक मतलब उसमें कैपेसिटर लगा हुआ है अंदर में, तो टेक्निकल टर्म छोड़ करके हम पावर बैंक बोलते हैं। तो इसी की समझ जाइए कि वह क्या निकालता है, पावर फैक्टर को इंप्रूव करने का काम करता है कैपेसिटर। कैपेसिटर बैंक का काम कुछ नहीं है, कैपेसिटर बैंक को ही हम पावर बैंक बोलते हैं। जो आप मोबाइल चार्जिंग करते हैं ना, जब लाइट चला जाता है तो 1000 mAh का, है ना, मेगा एम्पियर, एमएएच लिखे हैं, मेगा एम्पियर आवर ऐसे करके, तो वही चीज है और कुछ नहीं है। लेकिन ठीक है, इसे मैं समझाऊंगा आपको, अभी इलेक्ट्रिकल पोर्शन आपका कमजोर है। चलिए, फ्लेक्सिबल कपलिंग इज यूज्ड बिकॉज, फ्लेक्सिबल कपलिंग, जो आप कपलिंग करते हैं, फ्लेक्सिबल कपलिंग का हम उपयोग करते हैं, उसका क्या कारण है? इजी टू क्या है, डिसअसेंबल, मतलब आप आसानी से उसे खोल सकते हैं, इसलिए करते हैं। इजी टू इंगेज एंड डिसंगेज, मतलब इंगेज और डिसंगेज करना आसान होता है। ट्रांसमिट शॉक्स ग्रेजुअली, प्रिवेंट शॉक ट्रांसमिशन, इंक्रीज शाफ्ट लाइफ। बताइए 101। बहुत नॉर्मल से सवाल सवाल है, देखिए, मान लीजिए कि आपका कोई एक रॉड है लंबा सा, ठीक है, एक लंबा सा रॉड है, एकदम हार्ड, रॉड हार्ड होता है। तो मैं यहाँ पास ऐसे कोई मान लीजिए कि एक लोहे से इसको, एक लोहे से ये रॉड को, ये जो आप मान लीजिए एक रॉड है, ठीक है, एक पतली रॉड से अगर मैं यहाँ मारूंगा, तो यहाँ पास जो झन से साउंड आएगा, और यहाँ तक पूरा जाएगा। जब आप यहाँ कान यहाँ पास लगाएंगे खूब लंबे से, तो आपको यहाँ भी सुनाई देगा, और यहाँ भी आपको वाइब्रेशन तो एटलीस्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। अब यही चीज अगर मैं रबड़ की ले लूं, ये पूरा का पूरा रॉड, ये पूरी की पूरी जो ये रॉड है रबड़ की ले लूं, अब वापस से एक रॉड दूसरी लेकर के इसमें जैसे मारा था इसमें भी मारूं, तो ये यहाँ से एनर्जी आप लेंगे, ज्यादा से ज्यादा रबड़ क्या होगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और यहाँ से लेकर ज्यादा से ज्यादा यहाँ खत्म कर देगा। आपका कभी भी ये ए पॉइंट से बी पॉइंट जो आपका लास्ट है, वहां तक आपकी एनर्जी नहीं जाएगी। सही बोल रहे कि नहीं? बताइए भाई, सही है कि नहीं? जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो ये क्यों किया जा रहा? क्योंकि हमारा जो पावर का ट्रांसमिशन है, वह जब रबर का ले रहे हैं तो वह नहीं हो रहा है, ठीक है। तो रबर क्या है, फ्लेक्सिबल है। रबर क्या है, रबर फ्लेक्सिबल है ना। और ये रॉड जो है ये नॉन फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो वैसे ही जो हम कपलिंग यूज करते हैं, तो हम बहुत हार्ड मटेरियल का उपयोग नहीं करते हैं, ऐसे मटेरियल का जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो क्या बोल रहा है इसमें, डी नंबर पॉइंट पढ़िए, प्रिवेंट्स द शॉक ट्रांसमिशन, मतलब जो उसमें शॉक लगे वह ट्रांसमिट ना करे, ट्रांसमिट मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ना भेजे, वह एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। डी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 101।
नॉर्मल सिर्फ दिमाग लगाने का क्वेश्चन था। संजय कुमार तिवारी, संजय जी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रन अवे स्विच इज ऑलवेज इंटरलॉक्ड विथ। जो आपका रन अवे स्विच है, ठीक है, वह किसके साथ होता है, इंटरलॉक होता है? बैक कैच, बफर, स्टॉप ब्लॉक, ड्रॉप वारविक, बैक स्टे। आसान क्वेश्चन है। 102, 102, व्हाट इज द राइट आंसर? बताइए संजय जी। बहुत ही, आप सुने होंगे कि आपका रन अवे स्विच से, स्टॉप ब्लॉक की दूरी कितनी होनी चाहिए? रन अवे स्विच से स्टॉप ब्लॉक की दूरी कितनी होनी चाहिए? सेट्स ऑफ टब प्लस 10 मीटर। यही है, यही पढ़े हम। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आपका रनअवे स्विच किसके साथ इंटरलॉक रहता है? तो भैया ये स्टॉप ब्लॉक के साथ रहता है। दैट इज सी इज द राइट आंसर। कॉलेज में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं संजय जी? सही है, बढ़े आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 103, 103। ये देखिए, रेगुलेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया आपका 21वां नंबर का सवाल। नेम एंड शिफ्ट ऑफ इंजन ड्राइवर रिक्वायर्ड एज पर CMR 2017 रेगुलेशन नंबर 76, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम रेगुलेशन की ओर चलेंगे। रेगुलेशन चलते हैं 76। अपॉइंटमेंट ऑफ वाइंडिंग इंजन। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? नेम एंड शिफ्ट इंजन ड्राइवर रिक्वायर्ड। देखिए, नेम और उसका शिफ्ट, जो भी इंजन ड्राइवर का होगा वह पेम्पलेट, मतलब कि आपका एक कागज में वाइंडिंग के इंजन रूम के सामने चिपकाना है उसे। ठीक है। तो वह किस रेगुलेशन के तहत चिपकाना है? तो वह 103 का बताइए भाई, इसमें देख करके। हम्म, ये देखिए, इसे पढ़िए। द नेम को 4 नंबर, द नेम ऑफ वाइंडिंग इंजन मैन ऑन ड्यूटी together with the period of his shift shall be posted in the winding engine room। लिखा है कि नहीं लिखा है? तो 76 का रेगुलेशन का सब रेगुलेशन नंबर 4। ठीक है। ठीक है, जहां ये समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 104, व्हाट टाइप ऑफ प्राइम मूवर यूज्ड इन एयर कंप्रेसर बीजी मेथड? पहले बात तो, ये बीजी मेथड क्या है? मतलब प्राइम मूवर, एयर कंप्रेसर जो आपका होता है, ठीक है, ये बीजी मेथड छोड़िए। जो भी आपका एयर कंप्रेसर होगा, तो उसका प्राइम मूवर क्या होगा? प्राइम मूवर सबसे, उससे सबसे पहले किसके द्वारा घुमाया जाएगा? मोटर जो एयर प्रेशर की है, जो स्टार्टिंग वाली मोटर है, उसे किसके द्वारा घुमाया जाएगा? हाइड्रोलिक मोटर के द्वारा, न्यूमेटिक मोटर के द्वारा, या फिर इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा, या एयर कंप्रेसर के मोटर से ही घुमाया जाएगा, या नन ऑफ दी अबव? या कोई भी हो मेथड, इसको हटाइए, बीजी मेथड। वैसे तो बीजी मेथड क्या होता है? बीजी मेथड,
104। देखिए, बीजी मेथड होता है बॉन्ड ग्राफ मेथड। बॉन्ड बॉन्ड ग्राफ मेथड। ठीक है। आपका जो एयर कंप्रेशर है, ठीक, एयर कंप्रेशर का जो स्टार्टिंग जो प्राइम मूवर है उसे घुमाने का काम सबसे पहला यही पूछ रहा है। तो वह इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर को डायरेक्ट सप्लाई देता है और प्राइम सबसे उसे घुमाता है। उसके बाद एयर कंप्रेस एयर जो है सिस्टम है वह काम करना चालू होता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है उसका प्राइम मूवर है। चलिए, 105। इफ माइंड वेंटिलेशन इज डिस्टर्ब, अगर आपका माइंड का वेंटिलेशन डिस्टर्ब हो जाता है तो आप क्या करेंगे? इमीडिएट स्टॉपेज ऑफ ऑल मीथेन एक्सट्रैक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर्ड एज पर रेगुलेशन 2017 रेगुलेशन नंबर। इफ माइंड वेंटिलेशन इज डिस्टर्ब, अगर आपका माइंड वेंटिलेशन जो है डिस्टर्ब हो जाता है तो आप क्या करेंगे? इमीडिएट स्टॉपेज ऑफ ऑल मीथेन एक्सट्रैक्शन, जितना भी आपका एक्टिविटीज है मीथेन एक्सट्रैक्शन का जो एक्टिविटीज चल रही है वह आप स्टॉप कर देंगे। तो यह किस रेगुलेशन नंबर के तहत आप ऐसा काम करेंगे? 227 का सब रेगुलेशन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 किस रेगुलेशन के तहत? तो 227 की तरफ पहले हमको चलना पड़ेगा। देखिए, 227 आपका है वेंटिलेशन प्लान फॉर मीथेन एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन। ठीक है, ये देखिए, आप 227 रेगुलेशन देख लिए वेंटिलेशन। अब इसका चौथा नंबर रेगुलेशन देखिए। वेन एवर द नॉर्मल वेंटिलेशन ऑफ द माइंड इज डिस्टर्ब, जब भी आपका नॉर्मल वेंटिलेशन जो है वह डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, देन ऑल मीथेन एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन एक्टिविटीज शैल बी स्टॉप फोर्थविथ, फोर्थविथ मतलब तुरंत, एंड वर्क शैल नॉट बी रिज्यूम टिल द नॉर्मल वेंटिलेशन ऑफ द माइन इज रिस्टोर्ड। आपको तुरंत वेंटिलेशन, आपको मतलब तुरंत बंद कर देना। जैसे ही आपको नॉर्मल वेंटिलेशन खराब होगा माइन का, तो आपको डिस्टर्ब होता है तो आप उसे सारा मीथेन एक्सप्लोरेशन का एक्सट्रैक्शन बंद कर देंगे और स्टॉप कर देंगे फोर्थ में तुरंत। और वर्क सेल नॉट बी, जब तक आप दोबारा से वर्क चालू नहीं करेंगे जब तक कि आपका जो वेंटिलेशन है वह नॉर्मल ना हो जाए। तो 227 का सब रेगुलेशन नंबर 4। तो राइट आंसर इज सी। देखिए, आपका मीथेन एक्सप्लोरेशन से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि ये नया चीज जोड़ा है तो मेरे हिसाब से ये, जबकि ये क्वेश्चन एक्चुअल में माइन मशीनरी का तो नहीं है, ये एक्चुअल में वेंटिलेशन का है, लेकिन फिर भी चलिए। ये क्वेश्चन नंबर 106। ठीक है, 106 को बताइए और आज के लिए बोलेंगे तो ये लास्ट सवाल है। आसान सवाल है आपका, ये डायरेक्ट सवाल है रेगुलेशन से। इसको मैंने बताया हुआ है, क्लास में बताया हुआ है। संजय कुमार तिवारी जी बताइए, ये क्वेश्चंस को बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट यूज्ड इन फ्रिक्शन बाइंडर, इसमें से कौन सा कंपोनेंट है जो कि फ्रिक्शन बाइंडर पर उपयोग नहीं होता? डॉक्स, ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस, कैप्स, डेप्थ इंडिकेटर, स्पीड इंडिकेटर। 106। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट यूज इन फ्रिक्शन बाइंडर? आसान क्वेश्चन है, क्लास में भी बताया हुआ है और रेगुलेशन में तो ये चीज डायरेक्ट दी हुई है। बताओ भाई। अच्छा, एक बात सुनिए, दो प्रकार के बाइंडर है, एक ड्रम हो गया और एक हो गया फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन बाइंडर के लिए हम जब जहां जो प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो वहां पास क्या रखते हैं? हिंज प्लेटफॉर्म। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखा चुका है, हिंज प्लेटफॉर्म को जो रखा जाता है, जहां पास आकर के हिंज प्लेटफॉर्म पे क्या होता है
कि आपका केज जिसमें मैन पावर या मटेरियल आता है तो उसमें आकर के हिंज प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है। ठीक है। ड्रम वाइंडर पर ऐसा नहीं होता। ड्रम वाइंडर के लिए क्या होता है, वहां पर कैप्स को खींचा जाता है, और जब वो थोड़ा सा सरफेस लेवल से ऊपर चले जाता है फिर उसे वापस से कैप्स को छोड़ दिया जाता है लीवर को, और कैप्स में आकर के बैठ जाता है। तो भैया फ्रिक्शन वाइंडर पर आपका कैप्स का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट यूज्ड, एनओटी बोल रहा है, नॉट यूज्ड, दैट इज कैप्स। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। 107, विच, ये जैक हैमर ड्रिल अभी हम पढ़े नहीं है तो इस क्वेश्चन को भी आप छोड़ दीजिए, 107 को बाद में देख लेंगे जब उसी। सर्किट ब्रेकर भी आपने देखा नहीं है तो इसलिए इसे भी छोड़ दीजिए, सर्किट ब्रेकर को भी। आपका इलेक्ट्रिकल पोर्शन, सर्किट ब्रेकर ये सब बचा हुआ है तो इसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। अब नीचे की ओर आ जाइए, ये वाला बताइए। द फंक्शन ऑफ क्रॉस हेड इन स्टीम इंजन इज टू गाइड द मोशन ऑफ, ये मैंने कम से कम 10 बार बताया होगा। द फंक्शन ऑफ क्रॉस हेड इन स्टीम इंजन इज टू गाइड द मोशन ऑफ। क्रॉस हेड का क्या काम है, स्टीम इंजन छोड़िए, क्रॉस हेड कहीं भी है तो उसका क्रॉस हेड का किसे गाइड करता है। देखिए आपका स्टीम इंजन किसके ऊपर काम करता है, पिस्टन वाला है। जैसे क्या रहता है कि आपका ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा पिस्टन होता है। ठीक है। पिस्टन आपका कनेक्टिंग रॉड होता है। कनेक्टिंग रॉड जो है आपका यहाँ पास से क्रैंक शाफ्ट के साथ जुड़ा होता है। ठीक है। ये आपका क्रैंक शाफ्ट के साथ जुड़ा होता है, और जैसे जैसे ये रोटेट करता है, ठीक है, तो ये जैसे जैसे ये रोटेट करता है वैसे वैसे ये, तो ये जो आपका बीच वाला पोर्शन है ना, इसे हम क्रॉस हेड बोलते हैं। क्रॉस हेड। तो ये किसे मोशन दे रहा है, बोलिए भाई। 109, पिस्टन रॉड को, वॉल्व रॉड को, कनेक्टिंग रॉड को, डी स्लाइड रॉड को, क्रैंक को। ए सॉरी सॉरी, ये आपका, ये इसको क्रॉस हेड बोलते हैं, जो आपका पिस्टन है ना, और ये आपका ये क्या रहता है, कनेक्टिंग रॉड है। ये कनेक्टिंग रॉड है। ठीक है। और ये आपका क्या है, पिस्टन रॉड है। और ये आपका क्या है, ये पूरा का पूरा पिस्टन है। ठीक है। तो ये जब ये क्रैंक घूमता है, ये आपका क्या है, ये आपका क्रैंक शाफ्ट है। ठीक है। तो ये जहां पास मुड़ता है इसको हम बोलते हैं क्रॉस हेड। इसको मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको जब पंप पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था, स्टीम इंजन छोड़ दीजिए, लेकिन पंप के समय बताया था। तो अभी भी आप बताइए यहाँ पास जो मैंने समझाया उसके अनुसार कि ये क्रॉस हेड है तो ये किसको मोशन दे रहा है, बताइए संजय कुमार तिवारी जी। ये आपका पिस्टन रॉड है, ये आपका पिस्टन है, ये वाला जो पॉइंट है इसी को क्रॉस हेड बोलते हैं। सी एच, क्रॉस हेड, जहां से आपका पिस्टन और ये जो कनेक्टिंग रॉड है, जो दोनों जहां मिलते हैं जिस पॉइंट को, उसको हम बोलते हैं क्रॉस हेड। तो ये पूछ रहा है कि क्रॉस हेड का क्या फंक्शन है। ठीक है। तो स्टीम इंजन में वह किसे मोशन प्रोवाइड करता है, पिस्टन रॉड को मोशन प्रोवाइड करता है, वॉल्व रॉड को, कनेक्टिंग रॉड को। तो संजय कुमार तिवारी जी देखिए, ये डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि ये पिस्टन रॉड को मोशन प्रोवाइड करता है कि नहीं। ये कनेक्टिंग रॉड है, तो कनेक्टिंग रॉड और आपका ये पिस्टन रॉड के बीच में क्या है, क्रॉस हेड है। क्या है, क्रॉस हेड, है कि नहीं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए।
तो ये पिस्टन रॉड को, दैट इज ए इज द राइट आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही।